जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः। मैं सुशील यादव आपकी इतिहास की बेहतरीन सी क्लास में, जोरदार जबरदस्त सी क्लास में, जो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने थोड़ा सा 2-3 मिनट में विलंब से आया हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कोई बात नहीं। आज की क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको क्लास में आनंद आ जाएगा। तो मेरे प्यारे टाइगरों, सभी एक बार अपना कर्तव्य निभा देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज की क्लास में आनंदमय के साथ एक ऐसे सुल्तान को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ऐसे शासक को पढ़ाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन आज कुछ नए नजरिए से, नए तरीके से और कुछ खास बातों पर मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, एक बार बताइएगा, क्या सभी तैयार है? बताइएगा एक बार, क्या सभी तैयार हैं? चलिए, धर्मेंद्र यादव जी नमस्कार, मेरे भाई नमस्कार। चलिएगा, मुस्कान रावत आ गए सर। हाँ बिल्कुल, मैं आ चुका हूं, आप भी आ जाइएगा, कोई समस्या नहीं है आज तो। चलिएगा, थैंक यू मेरे भाई। अगर प्यारे दोस्तों बात करें तो आज हम बहुत बेहतरीन वंश के बारे में पढ़ेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने जितने भी शासकों के बारे में जाना, जितने भी शासकों के बारे में अभी तक आपने जाना, उन सभी शासकों में से जो प्रमुख शासक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो खिलजी वंश इनमें से प्रमुख रहता है। क्योंकि जितने भी वंशों ने, जितने भी लोगों ने इस भारत पर शासन अभी तक किया था, उन सभी वंशों में, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम आया, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। महमूद गजनवी आया, उससे भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर भारत पर शासन किया, कुतुबी वंश चलाया। शमसी वंश इल्तुतमिश ने चलाया, दोनों खतरनाक थे। लेकिन उसके बाद बलबन आया, उनसे भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन आज जो आया है उसको हम बता देना चाहते हैं कि वो इन सबसे ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां तुम्हें शेयर करना है। कह रहा है कुछ मेरा भाई, टाइम से आ गए हैं सर, हम तो इंतजार कर रहे थे। इंतजार की जो घड़ी होती है वो बड़ी ही बेहतरीन होती है, इसलिए इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हो तो कोई बात ही नहीं है। जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम भैया, सभी को नमस्कार। चलिएगा, लाइक वगैरह कर दिया है तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए अभी भी कुछ भाई रो रहे हैं, वैसे पीडीएफ तो मैंने डलवा दी है। आइएगा, चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आगे। देखिए, आप सभी को पता होगा, जो आप सर की क्लास होती थी वो अब सुबह ना होकर 9 बजे ही होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे सभी लोग आइएगा, जिसमें बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको कोर्सेज वगैरह लेने हैं। चलिए, आज के बारे में प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं। तो आज प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो खिलजी वंश को पढ़ाने वाला हूं। और खिलजी वंश से बहुत सारी ऐसी चीजों को बताने वाला हूं जो शायद आप जानते तो होंगे, शायद आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन मैं कुछ और ही नजरिए में पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं खिलजी वंश के बारे में, तो मैंने कहा कि बलबन ने जब भारत पर शासन किया था तो बड़ा ही कट्टर व्यक्ति हुआ करता था। मैंने उसके नाम से ही अर्थ निकालकर आपको दिया था कि बल मतलब बलबन, मतलब बल से शासन करना, बल से शासन करना। उससे पहले मैं आपको एक समस्या का समाधान कर देता हूं, जो मैं अक्सर कर देता हूं, लेकिन शायद मैंने इस क्लास में नहीं किया था। देखो, अगर हम दिल्ली सल्तनत के वंशों की बात करें, दिल्ली सल्तनत के वंशों की बात करें, तो जो दिल्ली सल्तनत के वंश होते हैं ना, जैसे कि सबसे पहला वंश होता है प्यारे दोस्तों, सबसे पहला वंश कौन सा होता है जरा बताइएगा कमेंट करके। दिल्ली सल्तनत पर जब हम बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत जो होता है प्यारे दोस्तों, जरा बता देता हूं मैं, बाद में फिर आपको समस्या नहीं आएगी। ये दिल्ली सल्तनत होता है। चलिए, इस पर अगर हम पहले वंश की बात करें तो वैसे तो कुतुबी वंश था, लेकिन कुतुबी वंश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। तब हम ये कह सकते हैं पहला जो वंश था वो गुलाम वंश रहने वाला था। कौन सा? गुलाम वंश पहला वंश रहता है, ये बात आप सभी को पता होगी। और अगर गुलाम वंश पहला वंश है तो गुलाम वंश के बाद आज हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। यानी इसके बाद, यानी आज आप खिलजी वंश पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश के बाद आता है, उसके बाद जो अगला वंश आता है प्यारे दोस्तों, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, वो रहता है तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम बात करें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इसको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद कौन सा आएगा फटाफट से बताइएगा। चलिएगा, उसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आएगा सैयद वंश। क्या? सैयद वंश।
और अगर सैयद वंश के बाद हम बात करें तो उसके बाद जो आएगा उसे आप लोधी वंश कहोगे। कौन सा वंश कहोगे? लोधी वंश कहोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा। देखो अगर हम बात करें तो जो आपका पीईटी का एग्जाम है, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर जो पीईटी का जो हमारा सिलेबस है उस पीईटी के सिलेबस में हमें तो यहां पर गुलाम वंश दिखाई नहीं दे रहा। तो प्यारे टाइगरों, इन पांचों के पांचों वंशों को अगर हम मिला दें तो इन्हीं से मिलकर बन जाती है दिल्ली सल्तनत। और आपके जो पीईटी का सिलेबस है उसमें ये वंश खोलकर नहीं दिए, लेकिन आपको ये दिल्ली सल्तनत देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पीईटी वालों के सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो आपको ये वंश क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि एसएससी के पिछले वर्ष के अगर मैं प्रश्नों को उठाऊं तो एसएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो यहां से वंशों से ही पूछे। जैसे कि उसने प्रश्न पूछा है कि तुगलक वंश से पहले शासन करने वाला और तुगलक वंश के बाद शासन करने वाला कौन सा वंश हुआ करता था क्रम से? खिलजी और सैयद। ये प्रश्न पूछा गया है सेम ऐसे। एसएससी प्रश्न यहां से पूछता है, जैसे कि जीडी में आने की भी संभावना है, कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? तो आप कहेंगे तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने यहां शासन करने का काम किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक क्रम हर हाल में याद ही रखना होगा। 1 2 3 4 और 5। यानी अगर आपसे कोई पूछता भी है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया, आप कहेंगे 5 वंशों ने शासन किया। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक इसका तरीका बता देता हूं जिससे कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए ट्रिक तो आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सामान्य से बता देता हूं। आप याद रखिएगा एक ट्रिक जो कि यहां पर बनाई गई है, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। समझ में आया? जीके मतलब जीके तो सरल लगती है। क्यों? क्योंकि हम सुशील सर से पढ़ते हैं। जीके तो सरल लगती है, और जी से आप ध्यान रखेंगे, जी से बनाएंगे गुलाम वंश, के से बनाएंगे खिलजी वंश, टी से बनाएंगे तुगलक वंश, एस से बनाएंगे सैयद वंश और एल से बनाएंगे लोधी वंश। यानी जीके तो सरल लगती है, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आपको क्रम याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? ये क्रम याद रखना होगा, क्योंकि हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश आज पढ़ेंगे, उसके बाद अगला वंश रहेगा तुगलक वंश। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? चलिएगा। गुलाम खा ले तब सांस लूं। हाँ, गुलाम खा ले तब सांस लूं हो सकता है। गुलाब यानी गुलाब खा ले तब सांस लूं, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी ट्रिक बना सकते हैं आप, आपके हिसाब से। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये आपको वंश हर हाल में याद होने चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा, ये सल्तनत जो है, गुलाम वंश जो शुरू होता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा 1206 से शुरू हो जाएगा। और लोधी वंश जो होगा, इस पर एक व्यक्ति होगा इब्राहिम लोधी, उस पर बाबर आक्रमण करेगा और 1526 में जाकर यह मामला खत्म हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलेगी। बात यहां तक तो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अपनी क्लास पर, जो आपको रहने वाली है खिलजी वंश की। देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बलबन बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बलबन बहुत खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि बलबन से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति आज का शासक रहने वाला है। वैसे तो हम खिलजी वंश की अगर हम बात करें ना, खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की संस्थापक और खिलजी वंश का उदय करने वाला और खिलजी वंश को एक चरम स्टेज तक लेने वाला, एक स्तर तक ले जाने वाला, दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हुए हैं। क्योंकि खिलजी वंश का जो संस्थापक हुआ है ना, उस संस्थापक में और खिलजी वंश को बढ़ावा देने में, खिलजी वंश को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाने वाला व्यक्ति, इन दोनों में काफी अंतर था। क्योंकि आप 2 शासक यहां पर पढ़ के चलेंगे, एक अलाउद्दीन खिलजी, एक जलालुद्दीन खिलजी। नाम क्या है? एक अलाउद्दीन खिलजी, एक जलालुद्दीन खिलजी। तो आप आज तक जब खिलजी वंश का संस्थापक जैसे पूछता है तो दोनों के नाम में अंत में खिलजी आता है। इसलिए आप क्या करते हैं, एक बच्चा कह रहा खान सर हिंदू है या मुसलमान। अब मेरे को क्या पता भाई खान सर हिंदू है या मुसलमान, आप क्लास पर ध्यान दो। तो प्यारे दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है, यहां पर कहीं ना कहीं आप सबसे ज्यादा खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं। तब इसके संस्थापक अगर पूछे जाते हैं, तब बच्चा यहां पर अधिकतर क्या आंसर लगाता है? क्योंकि उसने पढ़ाई खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होता है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक लगा देता है। नहीं, खिलजी जो वंश है, ये प्यारे दोस्तों लगभग हम कहें तो 1290 से 1320 तक शासन करने का काम करेगा दिल्ली सल्तनत पर। लेकिन इसके संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन
खिलजी, क्या कहेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी यहां पर शासन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये 1290 से लेकर 1296 तक शासन करने का काम करेंगे। कितना, 1290 से लेकर 1296 तक, यानी कि आप कह सकते हैं ये 6 वर्ष तक शासन करने का काम करेंगे। इनका भतीजा किनका, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और जलालुद्दीन खिलजी का ही सेनापति होगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने 6 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद इनका एक भतीजा हुआ करता था। बाद में इस्लाम धर्म के अंदर जो प्रवृत्ति रही है, उन्होंने अपना भतीजा ही इनका क्या बन गया, दामाद भी बन गया। मतलब भतीजा का मतलब क्या होगा, चाचा की जो बेटी होगी उसी से निकाह पढ़ लिया, तो वो क्या बन गया, अलाउद्दीन खिलजी दामाद बन गया। वही इनका सेनापति था और वही इनका भतीजा था, जिसने भारत के अंदर सबसे ज्यादा मारकाट मचाने का काम किया। क्योंकि मैं इस वंश को खतरनाक इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बात मुझे बताओ कि अभी तक के शासक जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, आप अगर देखें, मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इसे बांट देता हूं, तो अभी तक के शासकों ने अफगानिस्तान से आक्रमण किया हो, अरब से आक्रमण किया हो या कहीं से भी आक्रमण किया हो, जब ये आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते थे, तो आज तक के समय जितना मैंने अभी आपको पढ़ा है, कोई भी शासक राजस्थान पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर कर दिया, हरियाणा में युद्ध लड़ लिया, उत्तर प्रदेश में चला गया, उसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश के अलावा हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने के लिए मिला, इनका पश्चिम बंगाल में, बिहार में इनका प्रभाव देखने के लिए मिला। लेकिन आज तक के इतिहास में क्या मैंने ऐसा कोई शासक पढ़ाया था जो दक्षिण भारत में जाकर आक्रमण कर रहा हो? अभी तक मैंने आपको कोई ऐसा शासक नहीं बताया होगा दिल्ली सल्तनत में, या कहें कि मुस्लिम आक्रमणकारियों में कोई ऐसा शासक नहीं बताया होगा जिसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण भारत में आक्रमण करने का काम किया हो। अभी तक कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी को मैं इसलिए खतरनाक कहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा होगा जो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करने का काम करेगा, इसलिए मैं अलाउद्दीन खिलजी को खतरनाक कहता हूं। चलिएगा विकास दिवाकर, चलिएगा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आइएगा। हम उन सब चीजों पर बात करना नहीं चाहते, चाहे खान सर हो चाहे कोई और सर हो, प्लीज यहां पर पढ़ लीजिएगा। मुझे तो वैसे ही आप लोग इतना ज्यादा टॉर्चर करते हो, आपके कमेंट कभी कभी पढ़ लेता हूं तो उसमें खतरनाक कमेंट 5-6 मिल ही जाते हैं। अब उन कमेंटों के बारे में मैं क्या बताऊं, कई बार तो लोग इतना तक कह देते हैं कि सर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने इस्लाम धर्म के बारे में इतना गलत पढ़ा दिया। तो ये चीजें जो है प्यारे दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं, कई बच्चों ने तो ऐसी कमेंट करी थी, अब वो बच्चे होंगे या टीचर होंगे या ठेकेदार होंगे धर्म के, मुझे नहीं पता, कि सर आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं, आपने इस्लाम धर्म के बारे में गलत पढ़ा दिया। अब मैंने कहा मेरे लाल तू ये बता कि अब मैं इस्लाम धर्म के बारे में क्या पढ़ाऊं, तुम वो बता दो। अब उसने कहा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो किताबों में से पढ़ के बता रहे हैं। तो मैंने कहा तू खुदा का फरिश्ता है, तू देख कर पढ़ाएगा क्या, तूने भी तो किताबों से ही जाना होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, यानी अलाउद्दीन खिलजी इतनी इसलिए खतरनाक है क्योंकि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ही रहने वाला है। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया था। यह बड़ा खतरनाक व्यक्ति रहने वाला है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो प्यारे दोस्तों, जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं, यह अलाउद्दीन खिलजी इसलिए खतरनाक था क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया है उस पर हम थोड़ा सा विस्तार से पर चर्चा करते हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी का मानना यह था कि मैं अपने आप को सिकंदर बनाना चाहता हूं। किसी ने बचपन में इसको सिकंदर की कहानी सिखा दी होगी, सुना दी होगी, और जब सिकंदर की कहानी इस व्यक्ति को सुनाई तो सिकंदर की कहानी सुनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी कहने लगा कि मैं दूसरा सिकंदर कहलाऊंगा। मतलब क्या था, मैं जैसे सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी ऐसे मैं भी पूरी दुनिया जीत के दिखाऊंगा, और मैं क्या कहलाऊंगा, मैं दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहलाऊंगा। लोगों ने कहा इससे कि सिकंदर के पास उसके गुरु अरतु हुआ करते थे, लेकिन तू अगर पूरी दुनिया का सिकंदर बनना चाहता है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, तो आखिरकार तेरे पास ऐसा क्या है? इसने कहा मेरे पास भी ऐसा बहुत कुछ है जिससे मैं पूरी दुनिया जीतने का काम करूंगा। इसी उद्देश्य से इसको लगा कि अगर मुझे पूरी दुनिया जीतनी है तो पूरी दुनिया जीतने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़ी सेना चाहिए, और जब बड़ी सेना होगी उस बड़ी सेना के लिए क्या चाहिए, मुझे वेतन चाहिए, और अगर वेतन चाहिए तो फिर मेरे पास पैसा होना चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? पैसा टैक्स यानी कर के माध्यम से आएगा, और कर मैं तभी ले सकता हूं जब मैं सुल्तान होऊंगा।
सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, सुल्तान खिलजी वंश का हुआ करता था इसका चाचा, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। यानी ये कहीं ना कहीं अपनी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा था जब इसका चाचा अपनी गद्दी पर बैठने का काम कर रहा था। इसको एक अलग ही एटीट्यूड, अलग ही लेवल की चीजें चल रही थी कि मुझे क्या पूरी दुनिया जीतनी है, दुनिया जीतने के लिए सुल्तान बनना चाहिए और सुल्तान बनने के लिए चाचा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब प्यारे दोस्तों, आप एक बात बताओ कि अगर भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग हैं और जो बाहर से आकर आक्रमण करके शासक बनने का काम कर रहे हैं और इन्होंने खुद में ही मारकाट मचानी शुरू कर दी है, जब ये खुद के चाचाओं को नहीं छोड़ रहे हैं तो निश्चित सी बात है बड़े खतरनाक व्यक्ति तो ये रहने ही वाले होंगे। अगर मैं जलालुद्दीन खिलजी के विचारों की बात करूं और अलाउद्दीन खिलजी के विचारों की बात करूं, इस व्यक्ति ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने गलती से एक बार आक्रमण कर दिया 1292 में। कहां पर? रणथंबोर पर। कहां पर इस व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया? इस व्यक्ति ने 1292 में एक आक्रमण कर दिया। चलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर एक पॉइंट, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं है, एक पॉइंट यहां से मिस हो गया, मैं क्लियर कराता हूं। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में आक्रमण कर दिया राजस्थान पर। और 1292 में जब इस व्यक्ति ने राजस्थान पर आक्रमण किया तो पाया कि राजस्थान के जो किले हैं वो इतने मजबूत हैं जिनका कोई जवाब नहीं था। उन किलों को ये चाचा इसका जलालुद्दीन खिलजी कभी भेद कर अंदर ही नहीं जा सका। तभी से समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आक्रमण करना और वो भी राजस्थान जैसे क्षेत्रों पर एक महाबेवकूफी होगी। लेकिन भतीजा क्या चाह रहा था? दुनिया का सिकंदर बनना। तो वो क्या चाहेगा? आक्रमण करना। तब इन दोनों के विचारों में बदलाव भी इसलिए पाया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि हम कहीं पर आक्रमण ना करें, कोई भी साम्राज्य विस्तार की नीति पर ना चलें, जितना हमारा साम्राज्य है उतने में ही अपना काम चलाएं, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जलालुद्दीन खिलजी ऐसा चाहता था क्योंकि ये आक्रमण करके देख चुका था। लेकिन अगला ही व्यक्ति इसका भतीजा क्या चाहता है? साम्राज्य विस्तार। तब ध्यान रखेंगे इस व्यक्ति ने क्या किया कि 1292 में जो अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था, भतीजा था, दामाद था, इस व्यक्ति ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। 1292 में उसने राजस्थान पर किया था, इस व्यक्ति ने 1292 में मालवा पर कर दिया। कहां पर? मालवा पर कर दिया। जब मालवा पर आक्रमण किया गया तो मालवा पर आक्रमण करने के बाद इस व्यक्ति को पता चला, मालवा कहां पड़ता है? मालवा बात करते हैं मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है। मालवा पर आक्रमण करने के बाद इस व्यक्ति को पता चला कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर मुझे लूटपाट करनी है, तो लूटपाट करने के लिए मुझे मालवा पर आक्रमण करना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब मालवा पर इसने आक्रमण किया तो मालवा के स्थानीय लोगों ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी तू क्या करने जा रहा है, तू मालवा पर आक्रमण क्यों कर रहा है? अरे तू एक बात तो समझने की कोशिश कर, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ये तो कितनी बार लूट चुके हैं। जब भी कोई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता था तो वो हमेशा इन्हीं को तो लूटने का काम करता था। अरे तुझे सोना चांदी चाहिए, तुझे भारत को लूटना है, बड़ी सेना बनाना है, तो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना, सोना चांदी तो वहां बहुत ज्यादा मिलता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर अगर हम बात करें आज के कल्चर की, संस्कृति की, तो उत्तर भारत से ज्यादा संस्कृति कल्चर बचा हुआ है हमारे दक्षिण भारत में। अलाउद्दीन खिलजी को ये मालवा के लोग उधर दक्षिण भारत में बेचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी को भी समझ में आ गया, सर मेरी चप्पल खो गई है क्लास में, कृष्णा सैनी, मेरे लाल चप्पल मैंने भी पहन रखी है इस टाइम, अगर तेरी खो गई है तो इससे ले ले। क्यों भाई, कहां से आते हैं ये लोग पता नहीं। कह रहा है मेरी चप्पल खो गई है सर क्लास में। मम्मी से बोल, मम्मी चप्पल खो गई तो झाड़ू ले लो ना, जो काम तुम्हें चप्पल से करना है वो झाड़ू से करवा ले। क्यों भाई, इसकी चप्पल खो गई है, लगातार सुबह सुबह बोहनी होती है कि मम्मी के हाथ से, इसलिए झाड़ू ले लेंगे मम्मी, कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। और अगर ना काम चल रहा हो तो पापा का जूता दिलवा दे, फिर पापा ने जूता पहन रखा होगा उससे बोहनी करा ले सुबह सुबह। है भाई, ऐसा तो नहीं कि चप्पल के सहारे ही जगता हो सुबह सुबह। चलो आइए, यानी कि प्यारे दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर किया तो मालवा के लोगों ने इसको प्रेरित कर दिया दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए और बता दिया कि आखिरकार आपको सोना चांदी जीतना है
और लूटना है तो आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जलालुद्दीन खिलजी तो जो था ना, कि जलालुद्दीन खिलजी के विचार और अलाउद्दीन खिलजी के विचार आपस में बनते नहीं थे, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा था जो ये कहता था कि हमें साम्राज्य विस्तार नहीं करना, हमें कहीं आक्रमण नहीं करना। उसी वजह से आपको बताना चाहता हूं इसकी खास बात है जलालुद्दीन खिलजी की। इस व्यक्ति को मंगोल नेता जो उलुग खां था, इसने भारत पर इसी समय आक्रमण किया था जब जलालुद्दीन खिलजी यहां पर शासन कर रहा था। और इस व्यक्ति ने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी ने नवीन मंगोल क्षेत्र उलुग खां को दे दिया। किसको? जो उलुग खां था, इसके नाम पर ही एक नवीन मंगोल क्षेत्र दिल्ली के अंदर बसाया और वह स्थान उन सभी लोगों को दे दिया। दोबारा समझिएगा मेरी बात को कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसी व्यक्ति के समय में उलुग खां एक व्यक्ति था, इसने भारत पर आक्रमण किया और ये इतना दरियादिली व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। इसने युद्ध तो लड़ा, लेकिन जब उलुग खां हार गया तो हारने के बाद इसने क्या किया कि मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं कत्ले आम नहीं करूंगा, आपको मैं नाव में बिठाकर दूर आपके सैनिकों को छुड़वा देता हूं। इसने कहा कि महाराज मेरे कुछ सैनिक ऐसे हैं जो जाना ही नहीं चाहते, उनके लिए इसने दिल्ली के अंदर नवीन मंगोल क्षेत्र बसा दिया, जो कि मंगोल के आक्रमण उलुग खां के कुछ लोगों के लिए बसाया गया था। इतना दरियादिली हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक अलग ही लेवल का। इस व्यक्ति ने जब मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर आक्रमण करने के बाद इस व्यक्ति ने अगला एक और शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं भी बताऊंगा, ये आक्रमण तो कर रहा है लेकिन अपने चाचा की बिना अनुमति के, चाचा को पता भी नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, क्योंकि ये कड़ा नाम का एक स्थान पड़ता है, कड़ा नाम का सूबेदार हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। चाचा इसका दिल्ली में बैठा करता था, तब ये अन्य आक्रमण छोटे मोटे करता रहता था, चाचा को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेंजर या फिर फोन तो हुआ नहीं करते थे जो फोन करके बता दिया कि इराक ने सीरिया पर हमला कर दिया है, आप जल्दी से सेना भेजिएगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। इसलिए आक्रमण करता ही जा रहा है। और इस व्यक्ति ने 1296 में क्या किया, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। चाचा को पता ही नहीं है क्या कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है और उस समय वहां के शासक रामचंद्र देव थे जो यादव वंश के थे, ये देवगिरी के शासक हुआ करते थे। अब की बार इसने महाराष्ट्र की तरफ मतलब दक्षिण भारत में बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने कहा कि कहीं ना कहीं अगर मुझे बहुत लंबी लूटपाट करनी है, बहुत बड़ी सेना बनानी है, मुझे सिकंदर बनना है, तो मुझे सुल्तान बनना पड़ेगा पहले। और तब तक कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के ये कारनामे उनके दिल्ली में बैठे हुए चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी भी समझ चुके थे, उनको भी सुनने में आ गया था कि वो आक्रमण करने लगा है, जबकि हमारी शैली नहीं है आक्रमण करना। इस व्यक्ति ने कहा कि चाचा जान ऐसा है कि अगर मैं आक्रमण कर रहा हूं तो आपको समस्या हो रही है, तो एक बार मीटिंग कर लेते हैं, बैठकर बात कर लेते हैं, आपका ही भतीजा हूं, आपका ही दामाद हूं, आपका ही सेनापति हूं, समस्या का है, इस बात को सॉल्व कर लेते हैं। चाचा जान ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे जैसा है, लेकिन बच्चा कहां रहा, बच्चा बड़ा हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के से मिलने के लिए आता है और कहता है चाचा जान मुलाकात अकेले में करनी है, कुछ हमें सीक्रेट बात करनी है, अकेले में मुलाकात करते हैं। और चाचा जान, चलिए दिलीप को ढाकर, थैंक यू मेरे भाई। और अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी की माना जाता है एक सीक्रेट मीटिंग होती है और सीक्रेट मीटिंग में पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों एक कमरे में अंदर गए, लेकिन जब बाहर आए तो अलाउद्दीन खिलजी तो पूरा आया और जलालुद्दीन खिलजी का सिर्फ सर बाहर अकेला वापस आया, यानी धड़ तो उनका बचा ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जान को तलवार की नोक से, तलवार की धार से उनका सर अलग किया, तलवार को भाले पे लगाया और भाले पे लगाकर पूरी दिल्ली साम्राज्य में चाचा जान का सर यहां पर घुमा दिया घोड़े पर बैठकर और कहा दिल्ली का शासक आज के बाद मैं बनूंगा। इतना खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी रहने वाला है। 1296 वह समय था जब यह व्यक्ति उसी समय तो यहां पर आक्रमण करता है देवगिरी पर और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मैंने बताया क्योंकि यह आक्रमण देवगिरी का इसलिए प्रमुख है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जान की हत्या, मैं जान किस लिए लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। आप सोच रहे सर या तो चाचा बोल दीजिएगा जान बोल दीजिएगा, मैं दोनों चीज बोलूंगा, चाचा भी और जान। यानी कि देवगिरी पर यानी प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमण के बाद अपने चाचा की हत्या कर दी। कौन सा आक्रमण होगा? देवगिरी, क्योंकि इसके चाचा इस बात से रुष्ट होने लगे थे कि तू आक्रमण क्यों कर रहा है। कह रहा जलालुद्दीन खिलजी को गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत कैसे मिली? विपिन तिवारी, अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखो
बता देता हूं कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसको गुलाम वंश से सत्ता कैसे मिली। चलिए, शायद ये मैंने स्किप कर दिया था, चलो बता देता हूं जिनको नहीं पता। कमेंट मत करो विपिन तिवारी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, ये क्यूमर्स क्या करता है कि जलालुद्दीन खिलजी को अपने दरबार में एक छोटे से पद पर नियुक्त कर देता है। क्यूमर्स नाम का व्यक्ति जो था, क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक कहलाता है, और क्यूमर्स जलालुद्दीन खिलजी को अपने दरबार में एक छोटे से पद पर नियुक्त कर देता है। और जलालुद्दीन खिलजी मौका मिलते ही इस क्यूमर्स की हत्या करता है, और क्यूमर्स की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर अगले वंश की स्थापना कर देता है, जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी किसकी हत्या करने के बाद दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो आप कहेंगे गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी अपने यहां पर गद्दी पर बैठने का काम करता है। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, 9 बजे किसकी क्लास होगी? 9 बजे ललित सर की क्लास होगी रीजनिंग की। अब मेरी बात को प्यारे टाइगर आगे समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अब ये सुल्तान बन गया, और सुल्तान बड़ी दबंग स्टाइल में बना है। लेकिन अब ये करेगा क्या, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने देखा कि मुझे सिकंदर बनना है, और सिकंदर अगर बनना है तो मेरे पास पैसा चाहिए। तो लूटपाट तो मैं कर रहा हूं, उसमें तो कोई कमी आने नहीं दूंगा, वो तो हमारी फितरत रही है। लूटपाट तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि मेरे पास पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तब इस व्यक्ति ने देखा कि आखिरकार पैसा आ कैसे सकता है। तब इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने सबसे पहले बाजार नियंत्रण कराना शुरू किया। क्या कराया? बाजार नियंत्रण कराना शुरू किया, और लोगों से इस व्यक्ति ने 80% से टैक्स लेना शुरू कर दिया। कितना? 80%। मतलब अगर आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो आप 8,000 रुपए तो टैक्स कर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को ही दे दोगे, 2,000 में अपना काम चलाने का काम करो। यह प्रश्न एसएससी ने पूछा है। एसएससी ने लेकिन घुमाकर पूछा है, बताता हूं कैसे पूछा है। और एसएससी जीडी में यह प्रश्न आया था। एसएससी जीडी में बात करूं 2014 में शायद आया था, 2014 में आया था। कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता था? ऑप्शन था कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत जबरदस्त चलाई थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाजार नियंत्रण के इतना ज्यादा कठोर कर दूंगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। बताता हूं कितना बाजार नियंत्रण इसने कठोर किया। 80% इसने टैक्स लेना शुरू किया। आखिरकार ये सारे के सारे काम क्यों किए? ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, जो बाजार था, उन बाजारों में ज्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। मतलब बाजार में दुकान आदि हुआ करती थी वो हिंदुओं की हुआ करती थी, क्योंकि भारत था, हिंदू राष्ट्र था। और हिंदू राष्ट्र होने के बाद इस्लामीकरण जो हुआ है ये तो बहुत बाद में हुआ। जैसे कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराते जा रहे हैं, औरंगजेब आएगा धर्म परिवर्तन कराएगा। पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो भी हिंदू थे। तब बाजार में बैठने वाले जितने भी दुकानदार हुआ करते थे वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू हुआ करते थे। ये व्यक्ति क्या करता था? बाजार नियंत्रण तो करना चाह रहा है, लेकिन कारण कुछ और है। ये व्यक्ति बाजार में अपने छोटे छोटे गुप्तचरों को भेज दिया करता था और देखवाया करता था कि बाजार में कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, बाजार में कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। अब बाजार में अगर किसी व्यक्ति ने मान लो 1 किलो सामान तोलना है, 1 किलो सामान तोलना है, और 1 किलो की जगह उसने मान लीजिए 900 ग्राम सामान तोलकर किसी व्यक्ति को दे दिया, और किसी गुप्तचर ने उसको देख लिया कि 1 किलो के स्थान पर बाजार में किसी दुकानदार ने 900 ग्राम सामान तोलकर दे दिया है। यह व्यक्ति क्या करता था? अलाउद्दीन खिलजी, किसकी बाजार नियंत्रण की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति उस दुकानदार को दरबार में बुलवाया करता था, और अगर उसने 100 ग्राम तोला है तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस कटवाया करता था, और मांस कटवा के फेंकवा दिया करता था। इतनी जबरदस्त इसकी बाजार नियंत्रण पॉलिसी थी। कारण क्या था? क्योंकि बाजार के अंदर ज्यादातर व्यक्ति कौन हुआ करते थे? हिंदू हुआ करते थे। इसके पीछे का कारण यह था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाजार नियंत्रण सबसे बेहतरीन तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से क्या किया? तो पहला काम है बाजार नियंत्रण। कारण क्या था? कि ज्यादातर जो दुकानदार थे वो हिंदू हुआ करते थे, बड़ा खतरनाक व्यक्ति हुआ करता था। इस व्यक्ति ने जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति को यह पता था कि अगर मैं सेना बनाना चाहता हूं तो सेना बनाने के लिए क्या होगा कि मान लीजिएगा मैंने कोई बहुत बड़ी सेना बनाई जिससे मैं सिकंदर बनूंगा, पूरी दुनिया को जीतूंगा, और बहुत बड़ी सेना बनाने के बाद भी अगर उस सेना के अंदर कुछ ऐसे लोग आकर घुस गए जो धीरे धीरे सेना की वर्दी पहनकर, जैसे आज के समय में आतंकवादी माओवादी आ जाते हैं, ऐसे ही नक्सली टाइप के व्यक्ति आ गए और धीरे धीरे वो मेरी सेना में शामिल होकर मेरे दरबार में रहने लगे, और पता चला किसी दिन मेरा ही काम तमाम कर दिया।
इसलिए इसको समझ में आ गया। इसलिए इसने क्या किया कि मेरी सेना में जितने भी घोड़े होंगे उन घोड़ों पर एक दाग कहते हैं निशान लगा दिया जाता है। जैसे कि आपने कई पशुओं पर देखा होगा, जो राजस्थान से लोग भेड़ बकरी चराने आते हैं, उन पर एक ऐसे करके निशान लगा हुआ होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये मेरी भेड़ है, ये उसकी भेड़ है। तो उसने क्या किया, घोड़ों पर दाग प्रथा शुरू कराई। और जो सैनिक हुआ करता था उस समय व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं हुआ करती थी। व्हाट्सएप आपके आईफोन 64 मेगा यानी कि आपका जो फोन है 64 मेगापिक्सल का, ऐसा कोई कैमरा नहीं हुआ करता था। इसलिए इसने क्या किया, सैनिक जो हुआ करते थे उन सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया। मतलब सैनिक की हाइट कितनी है, सैनिक का वेट कितना है, सैनिक कहां रहता है, सैनिक का बॉडी का हुलिया। मतलब कह सकते हैं कि जो सैनिक है उसका कोई ऐसा, जैसे कि आज के समय में आप लिखते हैं कि आप कोई भी एक ऐसा निशान चिन्ह बताइए जो आप फॉरम में भरते हैं और आप बताते हैं कि मेरे बाएं गाल पर एक गोरा सा तिल है। गोरा तिल तो नहीं होता, लेकिन गोरे से गाल पर एक काला सा तिल है। तो ऐसे ही हुलिया लिखवाना शुरू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने दाग एवं हुलिया प्रथा शुरू की, किस व्यक्ति ने दाग और हुलिया प्रथा शुरू की। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा हमारा यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। बिल्कुल सर जी के लिए मुस्लिम लोग हैंडीकैप होते हैं। नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा एक बार। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरा, जैसे कि खान सर कहते हैं कि मेरा ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, लेकिन सच्चाई बात क्या है ना कि मैं भारत के जब इस्लाम धर्म को पढ़ाऊंगा, भारत के मुस्लिमों को पढ़ाऊंगा, भारत के मुस्लिम शासकों को पढ़ाऊंगा, तो मैं बहुत अच्छे से उसमें बता कर चलूंगा। अब इन लुटेरों के बारे में आप कहें कि मैं अच्छे से बताऊं, मैं इनकी माला लेकर स्वागत करूं, तो मैं तो करने वाला हूं नहीं। क्योंकि भारत को लूटने का काम अगर इन लोगों ने किया है तो बहुत बड़ी व्यथा है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से उस चीज को पढ़ाकर चलूंगा। अगर मैं भारत के अंदर अच्छे मुसलमानों को पढ़ाऊंगा, मेरा इस्लाम धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन सच बात क्या है कि एक तो इन लोगों ने हमारा इतिहास लिखा उस तरीके से कि उन्होंने अपने लोगों का कभी उस तरह की चीजें लिखी नहीं जो हमारे इतिहास में हमें पढ़नी चाहिए थी। इन्होंने हमेशा जो इतिहास लिखा है वो उस लेवल का इतिहास लिखा है जिसको पढ़कर हमारा भी समस्या हो जाती है। देखो अगर समझो ये इस बात को लिखते हैं कि इन्होंने हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की। अब आप समझो अगर ये लिखते कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत की 100 महिलाओं के साथ दरिंदगी की, पहला पॉइंट लिखते, पहला पॉइंट मान लिया भारत के इतिहासकार। भारत का मतलब जो इतिहासकार इतिहास लिखते थे ना वो इन्हीं के समय के थे, मतलब इन्हीं के दरबार में रहते थे, इन्हीं जैसा लिखते थे। आप समझो अगर आप मेरे शिष्य हो और आप मेरे शिष्य होने के साथ जब मेरे साथ 2-4-6 महीने रहोगे और रहने के बाद जब आप कहीं जाओगे तो किसी के सामने जाकर क्या कहोगे, सुशील सर जैसा कोई बेस्ट नहीं है, यही कहोगे जैसे कि आप अभी कह देते हो। तो जब आप कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होता है और उस व्यक्ति को एक पद पर रहकर इतिहास लिखने का मौका मिल जाए, जैसे कि बताता हूं, पहला पॉइंट लिख दिया कि 100 व्यक्तियों के साथ महिलाओं के साथ दरिंदगी कर दी। दूसरा लिख दिया कि भारत के मंदिरों को इतना तोड़वाया और कह दिया कि भारत के अंदर एक ही मंदिर में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये पॉइंट एक दूसरा लिख दिया। तीसरा लिख दिया भारत के इतिहास में ही कि जो अंग्रेज थे भारत में, इन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रख दिया और भारत को ये कभी आजादी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत में 500 महिलाओं को जिंदा जला देने का काम किया। और जब आप ये इतिहास पढ़ रहे होते आज के समय में, पहला पॉइंट पढ़ते, दूसरा पॉइंट पढ़ते, तीसरा पॉइंट पढ़ते और चौथा पॉइंट जैसे ही पढ़ते कहते लठ निकाल कर लाओ देखता हूं अंग्रेज कहां है, लठ निकाल कर लाओ आज इन भारत के अंदर से इन सभी का सफाया कर देता हूं। इतिहास के अंदर सच्चाई लिखी ही नहीं गई है। तो आप जरा इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, जो मैं आपके विचारों को विकसित करने की कोशिश करता हूं, मेरा टारगेट वहां होता है। मैं सभी धर्मों को अच्छा मानता हूं, सभी जातियों को अच्छा मानता हूं, लेकिन आप प्लस कृपा करके इधर ध्यान दे लीजिएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, अगर प्यारे दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो आपको 2 प्रश्न अभी तक मैंने आपको बताई, 2 प्रश्न मैंने आपको बताए। एक तो बाजार व्यवस्था बहुत जबरदस्त कराई, अगर किसी ने कम तोला तो मांस कटवा के फेंकवा देगा उतना। दूसरा, कोई व्यक्ति यहां पर धोखे से मेरी सेना में ना घुस जाए, इसलिए हुलिया प्रथा इसने शुरू की। घोड़े कोई लाकर ना मिला दे, जैसे कि आपको मैंने बताया होगा नाट्यरंभा घोड़ा बदल दिया था, उसी तरह से घोड़ों पर दाग प्रथा शुरू की। अब प्यारे दोस्तों आइएगा,
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कर्मचारियों को नगद वेतन देना शुरू किया। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन पर अपनी सेना रखी। तो ध्यान रखिएगा, यह स्थायी और नगद वेतन पर सेना रखने वाला पहला व्यक्ति था। जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं, जब मैं कोई चीज ऐसी रटाने की, याद कराने की कोशिश करता हूं, तो मैं जानता हूं कहां पर वो सही सिद्ध हो सकती है। मैंने आपको एक बात बताई है, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बनना चाहता था, और आप देखिएगा लास्ट तक सारे कॉन्सेप्टों को मैं इसी आधार पर क्लियर करता हुआ बढ़ूंगा कि अलाउद्दीन अगर सिकंदर बनना चाहता है तो उसे क्या चाहिए, सेना बड़ी चाहिए थी, और सेना जब सही रूप से काम करेगी जब आप उसे पेमेंट नगद रूप में दोगे। नगद पेमेंट, नगद पैसा देता था सेना को, जिससे वो पूरी दुनिया को जीतने का काम कर सके। स्थायी सेना रहा करती थी, उसके दरबार में अपनी सेना रहा करती थी। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, आप इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े कमेंट मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 50 से बढ़ाकर 80% तक टैक्स लेने का काम किया। बहुत बड़ी यहां पर जो रकम थी वो उसकी टैक्स यानी कर से आ जाया करती थी। इतना टैक्स अभी तक किसी ने नहीं लिया था। बहुत बड़ी यहां पर मात्रा में जो टैक्स था, पैसा था, उसका कलेक्शन होकर इस व्यक्ति के पास आता था, क्योंकि इसको पैसे की जरूरत थी। ये एक ऐसा टैक्स लेता था क्योंकि उसको पता था मुझे पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो, धन चाहिए, धन, जिससे कि मैं बहुत बड़ी सेना बनाऊं और बहुत बड़ी सेना बनाकर पूरी की पूरी दुनिया को जीतने का काम करूं। अगर किसी व्यक्ति ने घर बनाना शुरू कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जाते थे कि लाइएगा आप मकान कर दीजिए, जिसे घरी कर भी कहा जाता था। अगर किसी किसान ने अपने पशुओं को चराने के लिए ले गया, और पशुओं को चराने के लिए ले गया, तो पशु को जो चराने के लिए ले गया उससे चराई के नाम पर एक कर लिया जाता था। क्योंकि मैं बताऊंगा कि खालसा भूमि का भी जो उत्थान हुआ है वो इसी के समय में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी 2 विशेष प्रकार के कर लेता था। आप इसे मकान या घरी कर कह सकते हैं, और एक चराई कर हुआ करता था। अगर आप पशुओं को चराने भी जाते हो गांव में तो समझो आप टैक्स यानी कर दोगे। कितना स्टाइलिश व्यक्ति था, क्या समझता था ये अपने आप को, समझ में आ गया होगा आपके। अब प्यारे दोस्तों, ये यहां पर सारी चीजें ठीक चला था। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाहे हम आपसे कहें कि नगद वेतन रखना और स्थायी सेना रखने का काम दिल्ली सल्तनत में किसने किया, तो इसी व्यक्ति ने करा था। आगे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं। चलिए, इस व्यक्ति ने देखा, जैसे मैंने कहा आपसे, एकता प्रथा भारत में शुरू की गई थी। एकता प्रथा क्या थी? एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा, समझिएगा बात को, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, सिर्फ रटाकर चीजों को नहीं चलूंगा, एक एक बात को समझाकर चलूंगा। और जब मैं किसी चीज को समझाया करूं तो उसी चीज को समझा करो जिससे कि उस पॉइंट को मैं क्लियर करने का काम करता हूं। इसने देखा कि जो एकता प्रथा हुआ करती थी, इस एकता प्रथा में क्या हुआ करता था कि जो उस भूमि के हिस्से को लिया करता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। और धीरे धीरे अगर किसी के पास छोटा सा भूमि का टुकड़ा था, उसे थोड़ा सा और मिल गया, थोड़ा सा यहां पर मिल गया, फिर थोड़ा सा यहां पर मिल गया, और थोड़ा सा यहां पर मिल गया। इसी तरह से उसके पास जो भूमि हो जाती थी वो इतनी बड़ी भूमि क्षेत्र हो जाया करता था। और बाद में यही व्यक्ति अपने आप को राजा समझने लगता था, ये अपने आप को सुल्तान से भी ऊपर समझने लगता था। यानी कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी भूमि वाली, ये अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसने कहा इन सभी लोगों से कि जितने भी तुम लोग हो ना, सभी इस भूमि को वापस करो जो आप एकता के रूप में कब्जा कर बैठे हो। तो लोगों ने कहा अगर ये हम भूमि वापस कर देंगे तो इससे तुम्हारा क्या मतलब होगा? इसने कहा इस भूमि को मैं एक नाम दूंगा जिसे कहा जाएगा खालसा भूमि। और खालसा भूमि का मतलब है, आज के समय में आप ऐसे समझो जैसे आपके गांव में पड़ी हुई सरकारी भूमि। मतलब जो ग्राम समाज जिसे हम कहते हैं, जो सरकारी भूमि होती है, उसी को सबसे वापस लेकर इसने सारी की सारी जमीन को एक नाम दे दिया, खालसा भूमि। आपसे पूछा जाएगा खालसा भूमि का मतलब है सरकारी जमीन। खालसा भूमि का विकास किसके समय में हुआ? तो खालसा भूमि को सिख पंजाबियों से समझते हैं, इसने एक नाम दे दिया कि जितने भी लोगों से मैं ये भूमि वापस ले रहा हूं ये सभी सरकारी जमीन होगी, क्योंकि जानता था कि कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को किसी समय सुल्तान बनाकर कहीं ऐसा ना हो मेरा ही काम तमाम कर देने का काम करें। खालसा भूमि का उत्थान, खालसा भूमि का विकास किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि का विकास हुआ। चलिए, एकता प्रथा इल्तुतमिश, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर खालसा भूमि का उत्थान या विकास किसके समय में हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों मेरी बात को आगे। सहनाई मंडी के बारे में प्यारे दोस्तों अभी आपको बताने वाला हूं। खालसा भूमि एकदम क्लियर होगा। देखिए इसने क्या किया,
इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने एक विभाग बनाया, उस विभाग को क्या नाम दिया गया, दीवान ए रियासत, यानी दीवान ए रियासत, इस विभाग को नाम दिया गया। और यह विभाग किस लिए था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बाजार के अंदर कोई इतना सा भी कम तोल रहा है तो इस व्यक्ति का उतना ही मांस कटवाकर यह व्यक्ति अलग फेंकवा देगा। इस बात को देखेगा कौन कि कम तोल रहा है, उसी के लिए तो एक बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग बनाया था, दीवान रियासत। जैसे मैंने कहा कि कुछ गुप्तचरों को छोड़ दिया करता था, तो दीवान रियासत के लोगों का यही देखना था कि बाजार के अंदर सही रूप से कोई तोल रहा है, कम तोल रहा है, ज्यादा तोल रहा है। तो दीवान रियासत बाजार नियंत्रण के लिए एक इसने विभाग बनाने का काम किया था। बात क्लियर है। अब देखो प्यारे दोस्तों, इसने क्या किया, सहनाई मंडी, यानी इसे सहनाई मंडी या सहना ए मंडी भी कह सकते हैं, एक ऑफिसर विभाग की स्थापना कराई जो कि दीवान रियासत से संबंधित थी, जो दीवान रियासत से संबंधित थी। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर एक नया पद जोड़ दिया गया जिसे आप सीडीएस के नाम से जानते हो। उसी तरह से जो दीवान रियासत था ना, उसी से संबंधित था एक विभाग यहां पर जो बाजार नियंत्रण से संबंधित था, उसे यहां पर क्या कह सकते हैं, सहनाई मंडी कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों के दोनों हैं। एक तो दीवान रियासत किसने शुरू किया, एक सहनाई मंडी जो एक ऑफिसर विभाग था, मतलब जैसे कि यहां पर दलवीर सिंह को बना दिया गया ऑफिसर, उसी तरह से यहां पर भी ऑफिसर विभाग था जो दीवान रियासत से ही संबंध रखने वाला था। तो आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, सहनाई मंडी या सहना ए मंडी और दीवान रियासत किससे संबंधित है, बाजार नियंत्रण से संबंधित है। शुरू किसने किए, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए। बात क्लियर है। वीडियो को लाइक वाइक कर दोगे या नहीं करोगे, पहले तो ये बताओ है भाई। एक मेरा भाई अमित खुर्जा मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। अमित खुर्जा मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, आप तो बड़े प्रिय शिष्य रहे हो और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता, आप तो विशेष छात्रों में से एक रहे हो हमारे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा आप, और अच्छी तरीके से कर देंगे तो सही बात है। शेयर वगैरह ग्रुपों में कर देंगे, आपके पास बहुत सारे ग्रुप होंगे, उन ग्रुपों में अगर एक बार आप इसको भेज दोगे तो मेरा मानना है वीडियो विद हिमाचल कुड़ी 3 बार यहां पर कह रहे हैं मंगोलों के आक्रमण हुए। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण भारत पर हुए थे। मैं भी नोट भी कराने वाला हूं। सर आपसे अच्छा हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ा सकता, और रेड कलर का फूल भेज रहा है मेरा भाई को गुप्ता। चल थैंक यू मेरे भाई। सर इस वंश का बादशाह कौन था, बादशाह तो अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख रहा है, लेकिन संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रहेगा। समझ में आ गया है ना सभी को। चलिए कर दिया सर लाइक, ओके मेरे भाई। मैम आज छत पर छाता लेकर क्या बक रहा है, ये कोई मैडम को देख रहा है। कौन सी मैडम को देख रहा है भाई, मुझे नहीं पता, देख ले तुझे जो देख रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता था, और अगर बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता था तो इसे पता था कि मुझे सिकंदर बनना है, और सिकंदर बनने का मतलब है कि उस बहुत बड़ी सेना को अब संभालेगा कौन। संभालने के लिए क्या चाहिए, संभालने के लिए सेनापति चाहिए। और कई बार क्या होता था कि कई बार मंगोल जो थे, जैसे कि अभी किसी ने कमेंट किया था वीडियो पे हिमाचल कोड़ी ने, कि सबसे ज्यादा आक्रमण मंगोलों के अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे, तो इसके समय बहुत ज्यादा आक्रमण मंगोलों ने किए थे। तब ये व्यक्ति बहुत बिजी रहता था, इसलिए क्या करता था कि अगर मंगोलों ने कोई आक्रमण किया तो अपने सेनापति को भेज दिया करता था। ये खुद दक्षिण भारत में और क्षेत्रों में लड़ने का काम करता था, इसलिए इस व्यक्ति ने अपनी सेना को संभालने के लिए 5 सेनापति बनाए थे। कितने, 5 सेनापति बनाए थे। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा आप ध्यान रखिएगा। पहले सेनापति का नाम था जफर खां, दूसरे सेनापति का नाम था उलुग खां, तीसरे सेनापति का नाम था यहां पर नसरत खां, चौथे का था यहां पर हम कह सकते हैं मलिक काफूर, और 5वें का था अल्प खां। चौथे का था मलिक काफूर और 5वें का था यहां पर अल्प खां। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि इस बात को कई किताबें अलग अलग लिखने का काम करती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। ये जफर का नाम का जो सेनापति था ना, इसने मंगोलों को इतनी टक्कर दी, कई बार मंगोलों को जफर खां ने हराया था। ये जफर खां कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो मंगोलों के लिए विशेषकर इसने बनाया था कि मंगोलों के आक्रमण को रोकने का काम करेगा। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें, तो मैंने कहा उलुग खां कोई खास रोल नहीं था, नसरत खां कोई खास रोल नहीं था, लेकिन रोल था तो मलिक काफूर का। मैंने कहा कि जब इससे लोगों ने कहा कि सिकंदर जो बना था, सिकंदर जो जीता था, सिकंदर ने जो आक्रमण किए थे, उसके पास उसका गुरु था, तेरे पास क्या था, तो इसने जवाब क्या देता, मेरे पास मलिक काफूर है।
इतना विश्वास करता था। ये मलिक काफूर जो था प्यारे दोस्तों, ये मलिक काफूर प्यारे टाइगरों, जब ये गुजरात पर आक्रमण करता है तो गुजरात पर आक्रमण करते समय इस व्यक्ति को, ये थोड़ा सा किन्नर टाइप का व्यक्ति था। किन्नर टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, तो मलिक काफूर थोड़ा किन्नर टाइप का क्या था, इसमें टाइप क्या लगा हुआ, वो किन्नरी था। यानी ये मलिक काफूर किन्नर था और इस व्यक्ति को गुजरात के आक्रमण करते समय इस व्यक्ति ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। कितने में? 1000 दिनार एक मुद्रा हुआ करती थी, इसको 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए इस मलिक काफूर का एक नाम पड़ा, इसको 1000 दिनारी कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछता है 1000 दिनारी किससे कहा जाता है? आप कहेंगे मलिक काफूर को कहा जाता है। उपाधि मेरे भाई मैं अभी बताऊंगा, पंडित ओनली रोमांस। चलिए, यानी कि 1000 दिनारी किससे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है, क्योंकि इसी व्यक्ति को 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदने का काम किया था। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को दक्षिण अभियान के लिए भेजा? बताता हूं प्यारे दोस्तों। यह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय और सबसे जबरदस्त सेनापति था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब सोया करता था तो अपनी पत्नी के साथ नहीं सोया करता था, वो मलिक काफूर के साथ सोया करता था। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेवरेट सेनापति रहा करता था। इस व्यक्ति ने पूरे दक्षिण भारत पर अभियान चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर सेनापति सबसे फेवरेट, इसने पूरे दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश की थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद कह चुका था कि अगर सिकंदर अपने गुरु की वजह से जीता था, उसके पास अपना गुरु था, तो मेरे पास मलिक काफूर है। और मलिक काफूर ने सोच लिया कि मैं इसको सिकंदर बनाकर ही रहूंगा। यह व्यक्ति पूरा का पूरा दक्षिण भारत जीतता हुआ चला जाता है। अभी मैं जब इसके आक्रमण बताऊंगा कहां का आक्रमण करे, तो आप पाएंगे ये अंतिम आक्रमण अपना करता है और तमिलनाडु पर जाकर वीर पांडे के खिलाफ ये आक्रमण कर देता है। और जब तमिलनाडु पर आक्रमण करता है तो तमिलनाडु से जैसे ही आगे बढ़ता है तो समुद्र आ जाता है। मलिक काफूर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी दुनिया जीत ली, इससे आगे दुनिया ही नहीं है, अब तो पूरी दुनिया खत्म हो गई। मलिक काफूर जोर जोर से कहने लगा कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बन गया, सिकंदर बन गया, क्योंकि इससे समुद्र दिख गया आगे। तो ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति ने, मलिक काफूर ने तमिलनाडु तक आक्रमण किए थे और तमिलनाडु में जब समुद्र देखा तो समुद्र देखने के साथ साथ इसे लगा कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, अब तो पूरी दुनिया अलाउद्दीन खिलजी की हो गई। और ये कहने लगा अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बन गया, सिकंदर बन गया, सिकंदर बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की एक उपाधि भी है, सिकंदर सानी। सर हरियाणा के लिए भी शुरू कर दो क्लास। मेरे भाई इंजीनियर मोहित प्रजापति, इंजीनियर जो लोग होते हैं बड़ी समस्या में चलते रहते हैं। चलिएगा, सब लाइक कर दो, चलिए अभी लाइक कर दो। मलिक काफूर जो था ना प्यारे दोस्तों, ये मैंने जैसे कि बताया कि दक्षिण भारत इसने जीता और दक्षिण भारत जीतने के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेवरेट भी था। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहा जाता था। प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मैं आज तक की क्लास में लगभग 20 बार मैंने सिकंदर शब्द बोला है। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। पूछा जाएगा दूसरा सिकंदर किससे कहा जाता है? जैसे कि मैंने कहा कि इसको समुद्र दिख गया था मलिक काफूर को, इसलिए इसने क्या कह दिया कि सिकंदर ए सानी, सिकंदर बन गए अलाउद्दीन खिलजी आप तो। और एक उपाधि दी जाती है सिकंदर ए सानी। क्या उपाधि दी जाती है? सिकंदर ए सानी। सर पूरी क्लास में सबसे अच्छा उत्तर हिमाचल कुड़ी का होता है गुरुजी। चलिए अच्छी बात है, मुझे क्यों बता रहे हो और आप ध्यान क्यों दे रहे हो? फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्लास पर ही ध्यान दे लो। वह सही आंसर दे रहा है कोई व्यक्ति तो उसे देने दीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए जगह, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है प्यारे टाइगरों। जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डलवा देता हूं, इसलिए स्क्रीनशॉट ना लिया करो, ये पीडीएफ ही ले लिया करो पूरी। सही बात है ना? जीवा चौधरी का क्या हुआ? चलिए आगे प्यारे दोस्तों हम बात बताते हैं। 1298 में प्यारे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। और अब मैं इसके जब आक्रमण बताता हूं तो मैंने कहा कि वहीं से इस व्यक्ति ने क्या किया, वहीं से इस व्यक्ति ने मलिक काफूर को लेने का बात किया। यानी आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहां से लिया था? 1000 दिनार में। कितने दिनार में? मैंने कहा 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदने का काम किया था। कहां से? गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। प्यारे टाइगरों 1301 में यह दूसरी बार रणथंबोर पर आक्रमण करता है, राजस्थान में आक्रमण करता है। और इस व्यक्ति ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। लेकिन बात यहां तक तो ठीक थी, अब यह राजस्थान की तरफ बढ़ गया था। दक्षिण भारत तो जितना आसान था, लेकिन अब यह कहां बढ़ गया? ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ गया। 1303 में
होता क्या कि जब कोरोना हो जाता है ना किस व्यक्ति को, तो ये खांसी है ना, ये 1-2 महीने तक रहती है। तो वही अभी चीजें चल रही है। चलिए, और फिर मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आसान वे में, मतलब आसान वे का मतलब है कि धीरे धीरे प्यार से, और इतिहास जैसे सब्जेक्ट को बिना उत्तेजित हुए पढ़ा ही नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या हो जाती है। 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिस कहानी को मैं आपको बताने वाला हूं, चित्तौड़ मतलब वही रानी पद्मावती वाला मैटर। यानी रानी पद्मावती वाले मैटर को जब मैं क्लियर करूंगा तो बहुत अच्छे से रतन सिंह के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा कि आखिरकार पद्मावती मूवी में जो रतन सिंह की हत्या करते हुए अलाउद्दीन खिलजी दिखाया गया है वो सच है ही नहीं। और मैं इस बात को क्लियर करूंगा किस बुक में, किस किताब में इस बात को क्लियर किया गया कि आखिरकार रतन सिंह की हत्या मालदेव नाम के व्यक्ति ने, जो कुंभलगढ़ का शासक हुआ करता था, उससे युद्ध करते समय रतन सिंह की हत्या होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कभी मारा ही नहीं था। इन सब बातों को क्लियर करूंगा। चलिएगा, टेलीग्राम का लिंक भेजना सर। टेलीग्राम कुछ नहीं है, राहुल देसवाल सर के नाम से सर्च कर लो, 1,40,000 जिसमें मिल जाएंगे, वह टेलीग्राम चैनल होगा। लेकिन उसके भी बाद अगर आप कहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां के राजा रतन सिंह थे। इसके बारे में हम सभी बात करेंगे कल की क्लास में। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा मुद्दा यहां पर गर्माता है, और जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपसे क्लियर कर देता हूं। चलिए, एक मुद्दा प्यारे दोस्तों चल रहा है जिस पर मैं थोड़ा सा आता हूं। आपके कमेंट बहुत देर से देख रहा था लेकिन मैं बोल नहीं रहा था, कोई बात नहीं, आते हैं एक मुद्दे पर आते हैं जो बड़ा जबरदस्त मुद्दा है यहां पर। यानी कि प्यारे दोस्तों जरा खान सर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षक जगत की मामला है, शिक्षक जगत का यहां पर मामला है, और शिक्षक जगत का मामला होने के साथ साथ आपके कमेंट बार बार आते जा रहे हैं, तो थोड़ी सी बात मैं इनके बारे में करता हूं। प्यारे दोस्तों, खान सर ने बिल्कुल गलत किया है। खान सर की बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि आप न्यूज रिपोर्टर देख लीजिएगा या बहुत सारी वीडियो आज के समय में आ रही है। एक पाकिस्तान के मौलवी टाइप के व्यक्ति ने उनको धमकी देने की कोशिश की, और वो ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा था। मेरी हिंदी तो काफी अच्छी है, मुझको भी वो हिंदी के फारसी शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। बोले आपको इल्म ही नहीं है। खान सर से ऐसी कर रहा था। मैंने कहा मौलवी साहब, मतलब दिल में सोचा एक बार खान सर से आकर मिल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा खान सर को इल्म नहीं है या फिर इल्म आपको नहीं है। प्यारे टाइगरों, खान सर ने बिल्कुल गलत किया। खान सर जिस छोटे से बच्चे से कह रहे हैं यहां पर एक मार्क लगाकर, निशान लगाकर, कि बेटा तेरे अब्बू ने जो पिंचर साकने का काम करता था, जो पिंचर बनाने का काम करता था, कई बार खान सर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो बड़े काबिल तारीफ होते हैं। जो पिंचर बनाने का काम करता है, तू भी पिंचर बनाने का काम करेगा, इसलिए इस आंदोलन में भाग ना लेकर तू सिर्फ इतना कर ले, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर ले। ऐसा नहीं करना चाहिए था खान सर को। खान सर को तो कहना चाहिए था बेटा तू बड़ा हो गया है, तू अल्लाहू अकबर के अपने जिस्म से एक बम बांध और बम बांधकर भारत में कूद जा। खान सर को ऐसा कहना चाहिए था, इन लोगों को बड़ी खुशी होती। खान सर जो पाकिस्तान के यहां पर व्यक्ति को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो लिपस्टिक लगाकर लेकर आ रहे हैं, खान सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खान सर की गलती है। इन लोगों को खुशी तो खान सर को करना था, और खान सर को खुश करने के लिए, खान सर को इन लोगों को खुश करना था जो आज कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जो एक शिक्षक पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। खान सर को इस्लाम धर्म के बारे में बताना चाहिए था कि भारत लूटा ही इस्लाम धर्म के लोगों ने है। मैंने बताया आज तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लाम धर्म के जन्मदाता संस्थापक माने जाते हैं, वही तो अरब क्षेत्र हुआ करता था, जहां से मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग भारत पर आक्रमण करके इसे भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। खान सर को यह बात बतानी नहीं चाहिए थी। खान सर को तो बताना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी देश को लूटने का काम कर रहे हैं। गलती तो सारी खान सर कर देते हैं, और बाद में खान सर कहते हैं कि हमारा नाम अमित है या फैजल है। खान सर को कहना चाहिए था हमारा नाम वास्तव में अमित है। अब वो 1 मिलियन पर जाकर बताएंगे ये खान सर की गलती होने वाली है। वो बताते हैं कि हमारा नाम वास्तव में अमित है, और हम अमित नाम होने के साथ साथ हम पंचर बनाने वाले लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं, बेटा पंचर बनाने वाली बात नहीं है, तुम पंचर बनाने के लिए नहीं हो, तुम आंदोलन में खड़े होने के लिए नहीं हो, तुम अल्लाहू अकबर का आवाज दो और भारत में जहां तुम्हें भीड़ दिखाई दे वहीं बम बांधकर कूद जाओ। बस तुम इसलिए बनाए गए हो क्योंकि वो बच्चा यहां पर बैनर तले आने के लिए नहीं था, वो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं था, वो पंचर बांधने के लिए भी नहीं था। खान सर कैसी बातें कर देते हो आप कभी, छोटी छोटी लोगों को लोग दिल पर ले जाते हैं। पाकिस्तान का मौलवी भारत के अंदर शिक्षक को हस्तक्षेप कर रहा है और कह रहा है कि तुम इस्लाम धर्म के बारे में कुछ भी बोल रहे हो। अरे खान सर हैं भाई, वो तुम आ जाओ। उन्होंने कहा कि एक बार आप भी मौलाना आइएगा, आपको मैं पढ़ा देता हूं इस्लाम धर्म के बारे में। इनको ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, जैसा कि मैं अपने इतिहास की क्लास में हमेशा बताता हुआ आता हूं आपको कि इन लोगों को ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, और अशिक्षित ऊपर से होते हैं।
और अशिक्षित होने के साथ साथ धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को भड़काया जा सकता है। एक बात बताओ, भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, क्या भाईचारा मुस्लिम लोगों के लिए क्या भारत से ज्यादा कहीं देखा जा सकता है? अरे पाकिस्तान के अंदर जाकर देख लो एक बार क्या हाल होता है। भारत का इतिहास तुम जानते नहीं हो, दुनिया के इतिहास पर खान सर पर कीचड़ उछाड़ना शुरू कर देते हो। अरे शिक्षक है वो। आप एक बात बताओ, किसी मूवी को देखते हो, अमरीश पुरी किसी महिला के साथ जास्ती करता हुआ नजर आता है, जबकि उसी मूवी का एक हीरो भगवान की पूजा करता दिखाई देता है, गरीबों की सहायता करता हुआ दिखाई देता है, उसके अलावा महिलाओं की यहां पर सम्मान करता हुआ दिखाई देता है। अरे आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप अमरीश पुरी वाला सीन देखते हो या उस हीरो का मंदिर में जाने वाला सीन देखते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैसेज ग्रहण करते हो। आज खान सर पर कीचड़ उछाला है, कल किसी और पर उछालोगे, परसों किसी और पर उछालोगे। मतलब तुम जो चाहोगे भारत में वो होगा, बाकी तो सब बेवकूफ घूम रहे हैं। बच्चे, मैंने कहा, मुझे कमेंट कर करके ऐसे कह देते हैं हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे कर दो ना कार्रवाई, पॉलिटी मैंने भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन मैंने भी पॉलिटी से किया, कानून मैं भी जानता हूं। एक बार करो, एक बार आप कानून कार्रवाई। मुझे इस बात का आज तक समझ में नहीं आया कि भारत की जो शिक्षक व्यवस्था है, जो भारत की जो व्यवस्था है, जो लाचार भारत के लोग व्यक्ति हो चुके हैं, जिनकी समझ, जिनकी सोच यहीं तक सीमित हो चुकी है, वो इस भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे। मैंने देखा खान साहब तो छोटे छोटे बच्चों को लाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो बच्चे ऐसे सॉल्व कर रहे थे और गर्व से कह रहे थे मैं खान सर का स्टूडेंट हूं। अरे खान सर, आप गलत कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उन बच्चों को मत सिखाओ ज्योग्राफी के इतने कठिन सवाल। उनको बताओ बेटा, अब्दुल जब जहाज कोई उड़ रहा होता है तो उसे एक सूरज उड़ाता है और एक अब्दुल उड़ाता है। तो जहाज सूरज नहीं उड़ाएगा, जहाज अब्दुल उड़ाएगा। अब्दुल को सिखाओ कि बेटा जहाज उड़ाना कैसे है, उड़ान का मतलब समझ गए होंगे आप। उन बच्चों को ज्योग्राफी के क्वेश्चन खान सर को सिखाने नहीं चाहिए थे। गलती तो यही हो जाती है ना खान सर से। उनको मदरसे के अंदर जाकर बच्चों को सिखाना चाहिए था, बच्चों हमारा मजहब खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, हमारे देश को बचाना होगा, धर्म को बचाना होगा। ये भारत के जिहादी लोग, काफिर लोग तुमको खत्म कर देंगे। खान सर को ऐसा कहना चाहिए था। आप बताओ, कहना चाहिए था ना। जब खान सर बहुत फेमस हो जाते, जब खान सर बहुत अच्छे हो जाते, इन लोगों को बहुत अच्छे लगते। खान सर, अगर किसी व्यक्ति को पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आंतरिक मामला है, फ्रांस के राजदूत को खदेड़ा जा रहा था, तो आप एक बात बताइएगा, खान सर ने अगर उस विरोध का ही विरोध कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया भाई? कौन सा गलत कर दिया? तुम्हारी क्यों सुलग जाती है, मुझे यह समझ में नहीं आता। और सबसे अच्छी बात यूनिटी की है। सभी शिक्षक जो खान सर के साथ में आए हैं, यह काबिले तारीफ है, क्योंकि आज खान सर हैं, कल किसी और को दबाया जाएगा, परसों किसी और को दबाया जाएगा। दबाने से मतलब सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति सही कर रहा है, सही के साथ खड़ा होना सीखो, सही का साथ दो। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मेरा मानना तो ऐसा है। आप लोग इतना ज्यादा कमेंट किए जा रहे हो, मैं उसके बारे में आपसे क्या कहूं। आप इतना समझ लीजिएगा कि बस इतना ही आपके लिए काफी है कि आप स्टूडेंट का चश्मा लगा लीजिएगा, इस धर्म के चश्मे को उतार दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट का चश्मा लगाकर इन चीजों को पढ़ने का काम करोगे तो ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप इन धर्म के मजहबी चश्मों को लगाकर बैठोगे तो आप इस शिक्षक को शिक्षक नहीं, आपको उसके अंदर अमित और फैजल ही नजर आएंगे। आप इसी बात में रहेंगे कि नाम अमित है या फैजल है। अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको प्यास लगी है, तो आपको पानी चाहिए। अब पानी पिलाने वाला अमित है या फैजल है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम शिक्षक से शिक्षा लो, अब शिक्षा देने वाला फैजल है या अमित है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो मेरे टाइगरों, सिलेक्शन ही तुम्हारा सबसे मेन टारगेट होना चाहिए, सिलेक्शन ही सब कुछ होना चाहिए। चाहे वो सुशील जादव ने आपको, चाहे राहुल देशवाल एकेडमी आपको यहां पर वो सिलेक्शन दिलाई, या फिर हम कहें या फिर आपको फैजल अमित यहां पर सिलेक्शन दिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ता है जहाज सूरज उड़ाएगा या जहाज अब्दुल उड़ाएगा, उनको बस इस बात से मतलब है। चलिए, आज की क्लास को मैं ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके आप कमेंट वगैरह अपना रिव्यू दे दीजिएगा। मैं झेलूंगा, आप झेलता आया हूं आज तक, आज से आगे भी झेलूंगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिएगा आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।